नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अभी हाल ही में रेलवे के क्वेश्चन आए हैं, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से डेली हम पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आपको किस प्रकार से लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार से पूरे जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं फुल डिटेल के साथ पढ़ना है और विथ पीडीएफ के साथ पढ़ना है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज हमने 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं। आपको किस प्रकार से लगता है पढ़ाने का तरीका, डिटेल किस प्रकार से लगता है। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा बहुत हो सकता है कमी हो सकती है, लेकिन मैं और ज्यादा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। और ये सभी क्वेश्चन अभी हाल ही में आए हुए हैं, 2026 के नए नए क्वेश्चन हैं। आप देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है, मानव शरीर में पाचन के दौरान पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या दिया गया है, पित्त का क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ दी बाइल जूस। बाइल होता है बाइल जूस, इसका क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन का पाचन करना, ऑप्शन बी है वसा का पायसीकरण करना, कि ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करना, कि ऑप्शन डी है भोजन को अम्लीय बनाना। क्या होता है, आप लोगों के साथ पेपर भी हुआ होगा तो आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2026 की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए जो ये होता है पित्त, जो होता है ये पाचन के दौरान जो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता है कि प्रोटीन का तो पाचन करता नहीं, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करना, ये भी आपका नहीं होगा। और भोजन का अम्लीय बनाना, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा क्या, तो ये वसा का क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर। अब एक चीज देखिए, जो पित्त होता है कहां से निकलता है, तो ये हमारा कौन निकालता है, तो आप अगर आप देखेंगे तो कौन निकालता है, ये आपका निकालता है। कौन सा, तो ये आपका निकालता है जो हमारा क्या होता है, जिसको जिगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यकृत या जिगर बोला जाता है। लीवर क्या होता है, ये लीवर हमारा कौन निकालता है, लीवर निकालता है। क्या करता है, लीवर निकालता है। और आपका स्टोर कौन करता है, तो लीवर निकालेगा और स्टोर करता है पित्ताशय। कौन करेगा, तो स्टोर आपका करता है, स्टोर जो है कौन करता है, तो पित्ताशय आपका स्टोर करता है। क्या करता है, पित्ताशय आपका स्टोर करता है। साथ साथ आप एक चीज ये भी याद रखिए कि पित्ताशय स्टोर करता है और ये क्या है, एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये भोजन को पचाने में, भोजन को तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायक होता है। और एंजाइम के साथ देखिए ये आपका क्या दिया है, गॉल ब्लैडर दिया गया है, ये आपका क्या है, लीवर है, ये आपका कुछ लीवर है, और ये आपका स्टोमच मतलब आपका दिया गया है, पेट दिया गया है। तो यहां से निकलता है, क्या होता है, जो पित्त रस होता है लीवर निकालता है। स्टोर कौन करता है, आपका पित्ताशय करता है, मतलब गॉल ब्लैडर करता है। और ये क्या करता है, भोजन को ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और पाचन में सहायक करता है एंजाइम के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपसे फार्मूला बनता है, जब ये पेपर चल रहा था तो मैंने इसके पूरे फार्मूले लिखाए हुए थे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है आपका, आर इक्वल टू होता है रो मतलब प्रतिरोधकता, एल अपॉन होता है ए, क्या होता है, एल अपॉन ए होता है। अब देखिए एक चीज समझिए, किसी चालक की लंबाई दोगुना मतलब यहां पर एल इक्वल टू कितना कर रहा है, 2l कर रहा है। क्या कर रहा है, 2l कर रहा है। साथ साथ देखिए दिया है आधा कर दिया जाता है अनुप्रस्थ काट, मतलब ए बराबर क्या कर रहा है, ए अपॉन 2 कर रहा है। यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहां पर हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फार्मूला आपका होता है। इसमें अगर मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू होगा, रो आपका रहेगा ही, एल के स्थान पर हम 2l करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2l होगा, अपॉन ए के स्थान पर हमारा ए अपॉन होगा। तो अपॉन होगा तो ये पलट के हमारा 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 होगा, तो 4 बाहर कर लेते हैं, रो है तो रो रहने दीजिए, और एल अपान कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, आर इक्वल टू रो अपान रो मल्टीप्लाई एल अपान ए, तो वही है ना, आर बराबर 4 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई रो एल अपान ए दिया गया है। तो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। कितना गुना, आर इक्वल टू हो जाएगा 4r दिया गया है, कितना है 4r, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। देखिए एक चीज समझिएगा, प्रतिरोध जो होता है आपका रो इक्वल टू एल अपान ए होता है। मतलब अगर प्रतिरोध कब बढ़ेगा, तो अगर लंबाई आपकी बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। देखिए अगर आर बराबर आपका क्या होगा, अगर आर बराबर मतलब आर बराबर एल है, मतलब आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल दिया है। मतलब यहाँ पर अगर एल की लंबाई मतलब लंबाई अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और आर जो आपका दिया है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए दिया गया है। क्या दिया है? ए दिया है। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल आपका कम हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। दोनों में उल्टा चलता है। और जबकि यहाँ पर लेंथ में क्या होता है? अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध भी बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, दोनों वही चीज है। ठीक है, तो आपको देखिए ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो विदिन सेकंड में कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब टॉप से बॉटम जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई बदलाव नहीं होता है। एक चीज आप समझिए, कभी भी हम लोग अगर देखिए आवर्त सारणी दी गई है, जो आधुनिक वाली आवर्त सारणी दी गई है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका क्या बढ़ रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 था, 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है और 87 है। मतलब परमाणु क्रमांक आपका बढ़ रहा है। तो इसमें कक्ष बढ़ेंगे, क्या होगा? कक्ष बढ़ेंगे। तो अगर कक्ष बढ़ेंगे तो परमाणु त्रिज्या, उनका आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। घटेगा नहीं, घटेगी नहीं, और पहले बढ़ती है घटती ये भी नहीं होगा, और कोई भी नहीं, ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए कभी भी हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। क्या होता है? याद रखिएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, साथ साथ परमाणु त्रिज्या और आकार भी आपका बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या होता है? तो आपका बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। देखिए आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो तत्व होते हैं ये देखिए, अक्रिय गैस 18वां जो समूह होता है, अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक जोन दिया है, रेडॉन दिया है, और ऑर्गेन्सन दिया गया है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? सभी आपके दिए गए हैं जो हैं, ये 18 नंबर तत्व हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है तो ये आपका पी ब्लॉक है। कौन सा है? पी ब्लॉक है। ये आपका क्या दिया गया है? पी ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, और आपका ये क्या है? तो यहाँ पर जो दिया गया है 3 से लेकर 11 तक, ये आपका डी ब्लॉक है। क्या है? तो आपका डी ब्लॉक दिया गया है। और ये जो है आपका यस ब्लॉक है। यस ब्लॉक कौन सा होता है? तो यस ब्लॉक आपका दिया गया है। ठीक है, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट और सेकंड समूह दिया गया है तो कौन सा ब्लॉक होता है? तो आपका होगा फर्स्ट और सेकंड यस ब्लॉक दिया गया है। इसमें फर्स्ट वाला क्षारीय होता है, दूसरा होता है क्षारीय मृदा होता है। यहाँ से जो तीसरे से लेकर यहाँ पर दिया गया है 12वें तक दिया गया है, तो ये आपका क्या होता है? ये सभी आपके ग्रुप डी के होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप डी के तत्व हैं। बकाया ये जो आपका दिया है 13 से जो 17 और ये आपका 18 दिया है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये 18 जो होता है निष्क्रिय गैस होते हैं, और इसमें क्या होता है? पूरे मतलब इनके बाह्यतम कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, तो किसी से भी क्रिया नहीं करते। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो वाले तत्व 18 ग्रुप के समूह दिए गए हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति यानी पावर क्या होगा? देखिए अगर आपसे फार्मूला बनता है, शक्ति यानी पावर इजकस्टू होता है, पावर इजकस्टू आवर्धन क्षमता जिसको बोला जाता है, तो ये होता है 100 अपॉन क्या होता है? एफ सेंटीमीटर में। क्या होता है? एफ सेंटीमीटर में होता है। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा 100 होगा ऊपर, नीचे देखिए एफ हमारा कितना दिया है? इसकी फोकस दूरी है, तो एफ हमारा दिया गया है एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम 25 से इसको भाग देंगे तो 25 चौका कितना आ जाएगा? 25 चौका तो +4 आ जाएगा। कितना होगा? +4। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? +4 आपका राइट आंसर होगा, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, तो +4 डी हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका होने वाला, क्योंकि इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर होती है। तो अगर आपसे फार्मूला बनता है, शक्ति इजकस्टू होता है 100 अपॉन पी सेंटीमीटर में। 100 हमने इसलिए किया क्योंकि ए सेंटीमीटर में है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको मीटर में करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर किंगडम कहा जाता है? मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, और ये ग्रुप डी का 2026 का क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मिस मत करिएगा। आपको मैं पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। आप जहां सभी बच्चों को पैड में पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको फ्री में बहुत अच्छे से सब पढ़ाने वाला हूँ।
ठीक है, फ्री का नाम मत दीजिए, आप ये समझिए कि आप पूरा कंटेंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट है थैलोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये इनका जीवन मतलब जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, तो जीवन कहाँ पर जीते हैं? जमीन पर, मतलब पृथ्वी पर, जमीन पर ये जीवन जीते हैं। लेकिन इनको प्रजनन के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो प्रजनन के लिए इनको क्या लगता है? पानी की आवश्यकता। मतलब ये कहाँ जाते हैं? जल में जाते हैं, पानी में जाते हैं। तो ये उभयचर हुए कि नहीं? क्योंकि उभयचर वही होता है जो जमीन और दोनों जगह पर रहे, जमीन में भी रहे, पानी में रहे। तो इनको जीने के लिए मतलब रहने के लिए तो जमीन आवश्यकता है, लेकिन प्रजनन के लिए मतलब वृद्धि और विकास के लिए, एक बच्चे से दूसरा, मतलब इनको प्रजनन के लिए पानी में जाना मतलब जल में रहने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये दिया गया है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आप डायग्राम के माध्यम से भी सीख सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं तो आपको डायग्राम के माध्यम से याद होगा। और ये उभयचर क्यों होते हैं ब्रायोफाइटा, तो कैसे याद रखेंगे? उभयचर अगर आपसे पूछे उभयचर क्यों कौन होता है, तो ब्रायोफाइटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जमीन और जल दोनों में रहते हैं। जमीन पर इनको रहने के लिए आवश्यकता होती है और जल में इनको प्रजनन करने के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बॉटल कुछ इस प्रकार का होती है, आप लोग देखे होंगे, बहुत से लोग खरीदते भी हैं। तो कुछ इस प्रकार की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो आपका इसका फार्मूला होता है AmGOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? होल ट्वाइस होता है। इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? तो पीएच मान लगभग आपका 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? ये दुर्बल क्षार होता है, इसको याद रखिएगा, ये दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। और ये क्या करता है? तो MgOH का होल ट्वाइस ये होता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। कई बार पूछ देता है इसको नाम क्या दिया है, तो नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या दिया गया है? मैग्नीशिया इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है। ये क्या करता है? जो पेट की अम्लीयता, एसिडिटी को, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता दूर करने के लिए इसका यूज होता है। किसमें? पेट में, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा, क्या करते हैं? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसको एंटा एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटा एसिड कुछ इस प्रकार का बोला भी जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, तो MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका पीएच मान 10 होता है। इसके साथ एक दुर्बल क्षार है। कैसा है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्षार है, ये पेट की अम्लीयता को दूर करता है। इसको खाकर पेट की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। तो आप लोगों से बनना चाहिए कि क्या क्या इसका कार्य है, तो आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इसके साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका नाम क्या है? ये याद रखिएगा, एंटासिड बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट, मेरे को याद हो गया कि एंटासिड बोला जाता है। इसको बोला क्या जाता है? एंटासिड। क्या है? एंटासिड भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो एक आपके 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन गए। अगर आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपसे बन जाने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी के में क्या परिवर्तन होगा? पहले तो आप बताइए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो आपसे बनना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है उसके वेग को 2 गुना, मतलब v बराबर क्या करना है आपको? 2v करना है। यही करना है कि नहीं करना है? v बराबर 2v करना है। तो इसके स्थान पर हम रखेंगे तो 1/2 ही रहेगा। m v के स्थान पर क्या कर देंगे? 2v का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? 2v का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा कितना होगा? देखिए 1/2 ही रहेगा। आपका m होगा, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आपका v² होगा। फार्मूला हमारा ये है, तो इसको इसके फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, देखिए 4 को मैं बाहर लाऊंगा तो आपका 4 मल्टीप्लाई रहेगा, या डॉट लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? या डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका डॉट हो जाएगा, ये 1/2 ही होगा और mv² होगा। तो ये कितना गुना हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना। ये कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, 4 गुना कर दिया जाए। तो डायरेक्ट आप आंसर दीजिएगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब वस्तु का वेग वेलोसिटी को 2 गुना किया जाएगा तो 4 गुना, 3 गुना किया जाएगा तो आपका 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधों के बीच संकरण के दौरान F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे क्यों थे? बौनापन का एक प्रभावी लक्षण था, इसलिए कि लंबाई एक प्रभावी लक्षण था, कि यह एक उत्परिवर्तन का कारण था, कि यह सभी गुणसूत्र समान थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। देखिए बौनापन तो इसका कारण नहीं था, यह उत्परिवर्तन के कारण थे, ए भी नहीं होगा, और सभी गुणसूत्र समान थे, ए भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा क्यों? लंबाई एक प्रभावी लक्षण था। क्या था उसमें? लंबाई प्रभावी लक्षण था। सभी पौधे पहली पीढ़ी में क्या हुए थे? सभी पौधे लंबे हुए थे। जैसे देखिए दो प्रकार के पौधे लिए थे, कौन कौन से? देखिए बड़े बड़े पौधे थे तो इनको टी और स्मॉल टी, मतलब ये आपके बौने पौधे थे। क्या थे? ये देखिए बड़े वाले पौधे थे, और ये आपके कौन से थे? छोटे पौधे, मतलब स्मॉल पौधे थे। यहां से क्या निकला आपका? दो निकले। कौन से निकले? यहां पर देखिए टी निकला, और ये इनमें से भी स्मॉल टी दो पौधे थे, स्मॉल टी निकला। अब देखिए जब इनका संकरण कराया गया तो संकरण कुछ इस प्रकार से हुआ, इसका संकरण इससे कराया गया, ठीक है, फिर इसी का संकरण आपका इससे कराया गया। इससे कराया जाएगा तो आपका क्या बना? देखिए टी और स्मॉल टी बना। क्या बना? टी और स्मॉल टी बना। इस टी का जब इस टी से कराया गया तो टी और स्मॉल टी बना। सेम इसी चीज का जब इससे इसकी क्रिया कराई गई तो इसमें भी टी और स्मॉल टी बना, और इस वाले टी की जब लास्ट से कराई गई तो ये भी आपका क्या बना? टी और स्मॉल टी बना। कितने बन गए? तो देखिए टी बना, ये टी बना और टी बना। इसमें क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं बड़े वाले के दिखाई देते हैं। तो इसमें लंबाई के प्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी मतलब F1 में सभी में क्या हुए? पौधे बड़े दिखाई दे। क्यों? क्योंकि देखिए T1 सेम चीज, तो इसमें पीढ़ी में क्या हुए? लक्षण सभी बड़े दिखाई दिए, तो इसलिए लंबाई एक प्रभावी लक्षण था। क्या था? प्रभावी लक्षण था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या? क्योंकि देखिए ये आपका क्या था? ये लंबे पौधे थे। कौन से? ये लंबे थे, ये आपके बौने थे। कौन से थे? ये बौने पौधे थे। लेकिन जब इनको संकरण कराया गया, मिलाया गया, तो सभी बड़े बड़े पौधे बने। कौन कौन से? बड़े। तो लंबाई एक प्रभावी लक्षण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस, आपका लाउडनेस दिया गया है, किस पर निर्भर करती है? तो एक चीज हमेशा समझिएगा कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है, क्या होती है? ये ध्वनि की तीव्रता, अगर आपसे पूछे, तीव्रता अलग होता है। तीव्रता जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पे? आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पे करती है? आवृत्ति पर। तो ध्वनि की तीव्रता तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस जो है, ध्वनि की जो लाउडनेस है ये किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो लाउडनेस है, लाउडनेस आपका किस पे निर्भर करती है? तो ये आपकी आयाम पर निर्भर करती है। किस पे करती है? आयाम पर। लेकिन आयाम के किस पे करती है? तो आयाम के वर्ग के स्क्वायर पर करती है। किस पे? वर्ग के स्क्वायर पर करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी नंबर। याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता आएगा तो किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो आपकी प्रबलता होती है यानी लाउडनेस जो होती है, ये आयाम के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब वर्ग के तो ए स्क्वायर के बराबर होगा, आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, बनेगा ना? किसके? आयाम के ए स्क्वायर के बराबर होती है। हालांकि इसमें आयाम का होगा, लेकिन हो सकता है डिटेल में पूछे तो आप ए स्क्वायर भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो अभिक्रिया करती है और क्या करती है? तेजी से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखिए एक चीज याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम क्या है? सोडियम और पोटेशियम आपकी दो ऐसी धातुएं हैं, ये क्या करती हैं? ठंडे पानी से क्रिया करती है। किससे? ठंडे पानी से क्रिया करती हैं। पानी से क्रिया करती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठंडे पानी से क्रिया करती हैं और कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आग पकड़ लेती है। क्या होती है? गैस निकलती है तो ये आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम तो है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील धातु होती है और ये ठंडे पानी के साथ क्रिया कर लेती हैं। क्रिया करने के बाद ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या करती है? ऊष्मा को बाहर निकालते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ये क्या करती हैं कि हाइड्रोजन गैस निकालेंगी।
हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो बाहर क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। तो राइट आंसर होगा पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। ठीक है, अगर इन दोनों में पूछ ले कि सोडियम और पोटेशियम में, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, पोटेशियम होगा, फिर उसके बाद सोडियम आएगा। सबसे पहले ठंडे पानी से क्रिया कौन तेजी से करेगा, सबसे तेज करता है पोटेशियम। क्या करता है, पोटेशियम करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन सबसे बन जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये आपका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ये ऊर्जा किसमें निकलती है, एटीपी में निकलती है। किसमें, एटीपी में, एडेनोन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपका एटीपी में ऊर्जा निकलती है। किसमें निकलती है, एटीपी में ऊर्जा आपकी निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आपको इसको क्या बोला जाता है, तो आपको देखिए अगर याद है तो सही बात है, नहीं तो एटीपी इतना याद है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाएगा, पावर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ राइबोसोम है, यहाँ पे एटीपी दिया गया है, यहाँ डीएनए होता है। कुछ डीएनए देखिए, कुछ आपका हेलिक्स जैसा इसका आकार दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो जी का मान होता है पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर, और केंद्र पर क्या होता है। तो आज के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर, देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, समान रहता है, नहीं समान नहीं रहता। बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं है। ऊपर जाएंगे तो घटता है, क्या होता है, घटता है। और पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये नहीं होगा। देखिए क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए पृथ्वी दिया है, तो अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो भी घटता है। क्या होता है, ये घटता है। क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी से अगर नीचे जाएंगे तो भी आपका घटता है। क्या होता है, घटता है। और ये केंद्र अगर है, पृथ्वी का केंद्र है, तो केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर आपका जीरो होता है। क्या होता है, केंद्र पर जीरो होता है। तो अगर पृथ्वी के ऊपर जाएं, अगर नीचे जाएं, तो आपका गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, घटता है। और केंद्र पर क्या होता है, जी होता है। और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर जी का मान, जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो भी, पृथ्वी से नीचे जाओगे तो भी, केंद्र पर जीरो होगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन में करते क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या उष्मा का शोषण करते हैं। उष्मा छेपी है, क्या उष्मा को बाहर निकालते हैं। संयोजन है, अपघटन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बहुत से लोग इसमें उष्मा शोषी लगा देंगे, नहीं उष्मा शोषी नहीं होगा, उष्मा शोषी गलत हो जाएगा। ये उष्मा छेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। देखिए कैसी अभिक्रिया है, जब हम श्वसन सांस लेते हैं तो जो हमारी एटीपी है, मतलब ग्लूकोज जो होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है। क्या होती है, ऑक्सीजन से अपघटन हो जाता है और एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी बनता है तो क्या निकलता है, हमारी सांस निकलती है या ऊर्जा निकलती है, एटीपी या ऊर्जा निकलती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, तो हीट या निकलती है तो उसी को उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। तो याद रहेगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। आपको मैंने बता भी दिया कैसे, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन से अपघटित हो जाता है और ऊर्जा एटीपी बनती है, या तो हीट हमारे शरीर से बाहर निकलती है, एटीपी या हीट बाहर निकलती है। तो उसको किस प्रकार की अभिक्रिया बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, डायग्राम देखिए थोड़ा अजीब टाइप का है तो इसको आप रहने दीजिए। देखिए नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग की कार्यात्मक इकाई है। तो किसकी इकाई है, नेफ्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, नहीं हृदय हार्ट आपका नहीं होगा। यकृत में पाया जाएगा, लीवर, लीवर नहीं होगा। फेफड़े पाया जाएगा, नहीं फेफड़े नहीं होगा। आपका ये ब्रिक होगा, किसमें पाया जाएगा, ब्रिक में पाया जाता है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, ब्रिक की इकाई होती है। क्या होती है, कार्यात्मक इकाई होती है। और ये क्या करता है नेफ्रॉन, तो ब्लड को छानने में काम करता है। नेफ्रॉन जो होता है क्या करता है, तो आपका नेफ्रॉन जो है ये क्या करेगा, तो ब्लड को छानता है। क्या करता है, आपका जो ब्लड है उसको, रक्त को छानता है। क्या करता है, आपका ये छानता है। ठीक है, छानता है। और कम से कम एक ब्रिक यानी एक किडनी में कितने पाए जाते हैं, तो 10 लाख
नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। इसको याद रखिएगा कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये क्या करता है? ब्लड छानता है। और किसके अंदर पाया जाएगा? ब्रिक यानी किडनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी कार्यात्मक इकाई भी मान सकते हैं। और ये क्या करता है? ब्लड को छानता है, प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में घुमा फिरा के पूछता है, बच्चे गलती करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या इसमें धारा बह रही है? ठीक है, तो नहीं, तो ये फ्लेमिंग का नियम लगेगा? नहीं लगेगा। मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगेगा कि ओम का नियम लगेगा कि लेंज का नियम लगेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ओम का तो नियम लगेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और लेंज का। आपका राइट आंसर होगा मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का नियम क्या कहता है? मैक्सवेल देखिए क्या, क्योंकि देखिए सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जांच करने के लिए क्या बोल रहा है? जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जांच की जाती है तो वहां पर मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम लगता है। अब देखिए हमारा हाथ कौन सा दाएं हाथ है? ये हमारा दाएं हाथ है। तो आप क्या करिए, इस प्रकार से कुछ करिए, देखिए ऐसा कुछ करिए, ऐसा अंगूठे को सीधा करिए कुछ इस प्रकार से। तो अगर ये आपका धारा की दिशा होगी, अंगूठा जो है आपकी धारा की दिशा होगी, तो ये हमारी उंगली मुड़ी है, देखिए उंगली मुड़ी हुई है ना, तो ये जो उंगली मुड़ी है, तो ये मुड़ी हुई उंगली की एक जो दिशा होती है क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो कौन सा है? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है। तो आपको याद रखना है कैसे? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम होता है, आप अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से रखिए, उसको ऐसे बांधिए और अंगूठे को ऊपर करिए। तो ये अंगूठा आपकी धारा की दिशा, अगर धारा ऊपर जा रही है मतलब अंगूठे की दिशा में, तो ये आपकी उंगली जिधर मुड़ी है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा एक बार में। आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने राइट हाथ को मतलब दाहिने हाथ को आगे करिए, मुट्ठी बांधिए और कुछ इस प्रकार से करिए। तो ये आपकी धारा, अंगूठा आपकी धारा की दिशा होगी और जो आपकी उंगली मुड़ी हुई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन का है, तांबा और जस्ता का, तांबा और निकिल का, लोहा और क्रोमियम का, किसका है? तो देखिए जो हमारा पीतल होता है इसको याद रखने का तरीका होता है पिताजी। क्या होता है? पिताजी। क्या होता है? पिताजी। पिताजी से पी से पीतल होगा, क्या होगा? पी से पीतल। त से आपका क्या होगा? त से आपका है तांबा, किससे मिलकर बना है? तांबा से। और ज से हमारा क्या हो जाएगा? ज से आपका दिया गया है तो जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका जस्ता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जस्ता। तो तांबा और जस्ता किससे मिलकर बना होता है? तो आपका तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा होता है? इसमें से O प्लस होगा, O नेगेटिव होगा, AB प्लस होगा, AB माइनस होगा। देखिए एक चीज समझिए, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब जो सभी का ब्लड ले सके वो वही हो सकता है जिसमें RH फैक्टर नहीं होते हैं। RH फैक्टर मतलब देखिए AB जो आपका दिया गया है, AB जो ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है? AB ब्लड ग्रुप जो होता है, तो आपका जो AB ब्लड ग्रुप जो दिया गया है इसमें कोई भी RH फैक्टर नहीं होता है। क्या होता है? तो जो आपका AB जो ब्लड ग्रुप होता है मतलब AB जो प्लस होता है इसमें कोई भी RH फैक्टर नहीं होता है। क्या होता है? क्योंकि AB RH फैक्टर हमेशा उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझते हैं? अगर देखिए AB है ना तो यहाँ पर A भी RH फैक्टर नहीं होगा और B भी नहीं होगा। जैसे O दिया गया है तो O में क्या होता है? O में कुछ भी नहीं है तो वहां पर A भी RH फैक्टर होगा और B भी होगा। तो इसलिए O जो होता है ना किसी से नहीं लेता है, वो सिर्फ O नेगेटिव से ही लेता है। इसी प्रकार AB जो होता है AB में RH फैक्टर हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ना A RH फैक्टर है ना B RH फैक्टर है, तो ये क्या कर सकता है? RH फैक्टर है नहीं तो किसी से इसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, तो ये सबसे ले लेता है। क्या करता है? सबसे ले लेता है। तो इसलिए आपका हो जाएगा AB प्लस। क्या होगा? AB प्लस होगा। समझ में आ गया कैसे होता है? देखिए इसमें कोई भी RH फैक्टर नहीं होता। RH फैक्टर अगर आपके पास है, जैसे देखिए आपके पास कोई ए आपके पास RH फैक्टर है तो आप A वाले से ही लेंगे। अगर आप दूसरे से लेते हैं जैसे B आपने चढ़ा लिया तो A आपके पास है तो आपसे लड़ाई कर देगा, उससे लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि आपके पास RH फैक्टर A पहले से है। ठीक है, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर AB के पास कोई भी RH फैक्टर नहीं दिया गया है, क्योंकि जिनके पास जैसे AB लिखा है ना, AB अगर लिखा है तो इनमें से कोई भी RH फैक्टर हमेशा अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए देखिए आपका लिखा गया है, मान लीजिए A ब्लड ग्रुप है तो A वाले में A आपका RH फैक्टर नहीं होगा, B होगा या तो AB होगा। ठीक है, तो वो उससे ब्लड ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? AB प्लस होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति का,
ऊर्जा का, आवेश का, वोल्टेज का, किसका है? तो एम्पियर जो प्रति सेकंड है आपका किसका है? तो देखिए आवेश आपका क्या होता है, आवेश मतलब आवेश बराबर क्या होता है, देखिए शक्ति का तो होगा नहीं, शक्ति का आपका हो नहीं सकता, ऊर्जा का भी नहीं हो सकता, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका आवेश होगा। आवेश का क्या होता है? आवेश का ही होता है एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है? एम्पियर। देखिए आपका होता है आई टी, क्या होता है? आई टी आपका क्या होता है? आई टी। आवेश बराबर होता है ये आपका धारा मल्टीप्लाई टाइम, क्या होता है? तो इसको अगर लिखें तो आपका ये धारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई समय, यानी समय दिया गया यानी टाइम दिया गया। तो धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में नापते हैं। और समय को सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो ये किसका होगा? देखिए आवेश बराबर होता है, क्योंकि मतलब आई टी होता है धारा मल्टीप्लाई समय, तो एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका होगा? आवेश का होगा। किसका होगा? आवेश का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? देखिए पहले आप समझ लीजिए बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए कभी भी जब बिना बुझा हुआ चूना होता है तो आपका क्या होता है, जैसे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं, मतलब H2O में मिलाते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये आपका क्या है? बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? तो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। बिना बुझा हुआ चूना आपका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग करता है? तो देखिए सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेंडुलम करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो कौन करता है? तो आपका राइट सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, सेरिबेलम आपका राइट आंसर होगा। कौन से मस्तिष्क का भाग होता है? तो पश्च मस्तिष्क के भाग होता है। कौन सा होता है? पश्च जो मस्तिष्क होता है, पिछला वाला मस्तिष्क होता है, उसका भाग होता है, जिसको हिंड ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंड ब्रेन का भाग होता है। किसका? हिंड ब्रेन का ये भाग होता है। ठीक है, किसका भाग होता है? तो हिंड ब्रेन का भाग होता है, और ये सेरिबेलम होता है। और यही कभी जो लोग शराब वराब पीते हैं तो सबसे पहले सेरिबेलम ही क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण लोग क्या है थोड़ा मतलब झूमने उमने लगते हैं। तो ये पश्च मस्तिष्क होगा और सेरिबेलम होगा। ठीक है, वही लिखा है कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा में को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी है? अगर आपको और थोड़ा डिटेल चाहिए, मैंने ज़्यादा नहीं बताया, मतलब इसमें ज़्यादा और डिटेल लेके नहीं आए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग नहीं देखेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट करिए आपको वीडियो किस प्रकार से लगती है। अगर अच्छी लगती है, आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं पूरे डिटेल के साथ और अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं तो 10 क्वेश्चन कर देंगे डेली, और डेली आपको इसी प्रकार से क्लास अगर देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आपको PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और एक कमेंट जरूर करा करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको लोगों के लिए डेली क्लास लेकर जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।